नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स में नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे थे। उसमें लूप जो और नोड एनालिसिस थ्योरम पढ़े थे, उन पर डिपेंड हमने 3 न्यूमेरिकल कर लिया था। आज इसका 4th न्यूमेरिकल है कि निम्न परिपथ चित्र, ये कोई परिपथ चित्र दिया गया है, इसमें E1 दिया गया है, E2 का मान दिया गया है, E3 का मान दिया गया है। किस किस का मान दिया गया है? E1, E2, E3 दिया गया है, R1, R2, R3, R4 दिया गया है। करंट I1, I2, I3 दी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस निम्न परिपथ चित्र में E1 बराबर 6 वोल्ट है, तो मैं E2 बराबर 2 वोल्ट है, E1 बराबर 6 वोल्ट है, E2 बराबर 2 वोल्ट है, तो क्या मैं 3E2 इक्वल टू लिखूं? भाई 3E2 इक्वल टू 6 वोल्ट हो सकता है। 3E2 इक्वल टू लिखें तो क्या हो जाएगा ये? और इसी प्रकार 2E3 लिखें तो 6 वोल्ट, यानी कि E1 इक्वल टू 2E2 इक्वल टू 2E3 इक्वल टू 6 वोल्ट। उसके बाद R1 की वैल्यू आती है। R1 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 6 ओम। R1 की वैल्यू कितनी है? 6 ओम। अब जो R4 है 3 ओम है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 2R4 लिख सकता हूं, यानी कि R1 की वैल्यू 6 ओम है। R1 इक्वल टू, ये अपने को दिया गया है, 2R2 2R4 इक्वल टू 6 ओम। ठीक है। इसी प्रकार R3 4 ओम दिया गया है और R2 2 ओम दिया गया है, तो 2R2 लिख सकते हैं। तो R3 इक्वल टू 2R2 इक्वल 4। ये वैल्यू आपको दी गई है। C अपने को कितना दिया गया है? संधारित्र 5 माइक्रोफैराड, ये दिया गया है। अब कहा गया है कि परिपथ के प्रतिरोध R3, परिपथ के प्रतिरोध R3 से प्रवाहित धारा का मान याद करो। परिपथ के प्रतिरोध R3 से प्रवाहित धारा का मान याद करो। प्यारे विद्यार्थियों, संधारित्र C इन शाखाओं में उपस्थित है, तो इनमें धारा का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। धारा का मान याद करो। अब लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली लाइन अपने को दिख रही है कि संधारित्र C की उपस्थिति के कारण शाखा F के H में धारा 0 होगी। संधारित्र C की उपस्थिति के कारण शाखा F के H में धारा 0 होगी। अब हमारे पास लूप कौन कौन से बच गए? एक तो लूप बच गया ABGH, यही बचा ना, ABGHA। ठीक है। दूसरा क्या बचा? BGDFGB, ये बच गया। इन दोनों में हमारे करंट याद करनी है। तो इन दोनों में कैसे याद करेंगे? सबसे पहले हम लेंगे बंद पास ABGH। कौन सा लेंगे? फर्स्ट बंद पास ABGH में किरचॉफ लॉ लगा देंगे। ABGH किरचॉफ लॉ लगाने पर अब इसमें भी दो बातें, एक तो I1 प्लस I2 करंट है, एक कौन सी होगी? I1 और I2 का जो मिक्स होगा, यानी कि I1 प्लस I2 इक्वल टू हमने क्या माना था? I3 माना था ना। तो I3 इक्वल टू ले, I3 इक्वल मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 4 बराबर 6। एक तो सीधा बन रहा है, इसमें I3 करंट है। अरे I3 करंट है ना, यहाँ इधर I1 और I2 इस बिंदु पे। ठीक है। तो I3 गुणा 4 बराबर, यानी कि V इक्वल टू IR। V कितना है? 6 है। भाई हमने पढ़ा था V इक्वल टू IR। ठीक है। V अपने को यहां दे रखा है 6, I की वैल्यू कितनी दे रखी है? I3,
आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 और I3 हम जानते क्या हो गया 6 इक्वल टू I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई 4। तो इसे क्या लिख सकते हैं, यानी कि समीकरण को लिख सकते हैं I3 गुणा 4 इक्वल टू I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 6। ये लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बंद पास ABGH में I3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई 4 और E का मान अपने पास है 6। समीकरण यहां से सॉल्यूशन करने पर 4I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लूप फर्स्ट का काम हो गया हमारा। लूप सेकंड से देखो, बंद पास कौन सा है, अरे बंद पास कौन सा है बताओ, B G F D J B ये अरे यही है ना। अब इसमें कौन कौन सी करंट है, I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई 4, एक तो हमने भी ये लिए I1 I2 मल्टीप्लाई 4, आगे ये I2 है मल्टीप्लाई R2 है तो I2 मल्टीप्लाई 2, उसके आगे आएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस I2 गुणा कितना है 3 और बराबर में कितने हैं, एक जगह तो E और E, E2 और E3 तो 2 प्लस 3 5 हो जाएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई 4 प्लस I2 मल्टीप्लाई 2 प्लस I2 मल्टीप्लाई 3, यही होगा इक्वल टू वोल्ट तक 3 प्लस 2। अब इनको सरलीकरण करेंगे 4I1 प्लस 4I2 प्लस 2I2 प्लस 3I2 इक्वल टू 5। इधर आ जाओ, I2 कितना हो गए 4 to 6 प्लस 3 9, यानी कि 4I1 प्लस 9I2 इक्वल टू 5। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हल याद करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है 4I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 6। समीकरण 2 क्या है 4I1 प्लस 9I2 इक्वल टू 5। ऐसे सॉल्व करते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 4I1 से 4I1 कैंसिल आउट, इधर बच गया माइनस 5I2, इधर बच गया प्लस का 1, यानी कि I2 इक्वल टू 1/5 माइनस का है 0.2 एम्पियर नेगेटिव हमारे को वैल्यू प्राप्त होती है I2 की। ठीक है, अब I1 की वैल्यू कैसे याद करेंगे, समीकरण 1 में रख दो I2 की वैल्यू, तो 4I1 मल्टीप्लाई माइनस 0.24 इक्वल टू 5, 4I1 माइनस 0.8 इक्वल टू 5, 6 है। समीकरण 1 में कितना है 6 कितना होगा 4I1 इक्वल टू 6.8, पक्षांतरण किया I1 इक्वल टू 6.8/4, I1 इक्वल टू 1.7 एम्पियर। यह आपके I1 और I2 का मान प्राप्त होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब इसमें बताया कि जो I2 का ऋण चिन्ह यह व्यक्त करता है, I2 का जो ऋण चिन्ह है वो क्या प्रदर्शित करता है कि बिंदु F बिंदु G से उच्च विभव पर है। बिंदु जो F है वो बिंदु G से उच्च विभव पर है। तो प्यारे विद्यार्थियों एक बार फिर से इसको देख लो कि ये चीज तो हमारे को दी गई है न्यूमेरिकल में, ये चीज हमारे को ऑलरेडी दी गई है। E1 इक्वल टू 2E2 इक्वल टू 2E3 इक्वल टू 6 वोल्ट हमारे को दिया गया है। उसके बाद में ये R1 R2 R3 4 की वैल्यू दी गई है, संधारित्र C की वैल्यू दी गई है। अब हम जानते हैं कि इस शाखा में जो C संधारित्र की उपस्थिति कारण इन शाखाओं में करंट फ्लो क्या होगा, शून्य होगा। करंट फ्लो शून्य होगा तो जो हमारे दो लूप बचते हैं, एक तो कौन सा ABGH और दूसरा BGF DJB।
इन दोनों में हम करंट का मान निकालेंगे। दो समीकरण प्राप्त होते हैं। दो समीकरण मैंने निकालना आपको पहले भी बताया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि ये आपको इस न्यूमेरिकल से नहीं समझ में आया हो तो पहले की जो प्रीवियस क्लासेज हैं उनको देखें, नोड और लूप एनालिसिस को समझें, उसके बाद में इस न्यूमेरिकल को आप आराम से सोल्व कर सकते हो। धन्यवाद।